8वीं सदी ईसा पूर्व ग्रीक कवि होमर ने ऐसी विचित्र कहानियां लिखी जिन्हें आज भी लोगों को सुनाया जाता है। और इन्हीं में से एक कहानी थी ओडिसियस नाम के एक योद्धा की। ये कहानी है उस समय की जब यूनान और ट्रोय के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। ट्रोय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की रानी हेलेन को चुरा लिया था और यही युद्ध का कारण बना। ओडिसियस ने स्पार्टा की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया। 10 वर्षों तक यह युद्ध चला। अनगिनत सैनिक मारे गए लेकिन ट्रोय के किले को भेद नहीं पाए। ओडिसियस ने एक योजना बनाई जिसका नाम था ट्रोजन हॉर्स। ओडिसियस ने अपनी सेना के साथ मिलकर एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनवाया जिसे ग्रीक सैनिकों ने हार मानने का नाटक करके ट्रोय को तोहफे के रूप में दे दिया। ट्रोय के लोग इसे विजय का संकेत समझकर किले के अंदर ले आए। रात होते ही घोड़े के अंदर से ग्रीक सैनिक बाहर निकले और पूरे ट्रोय को जला दिया और युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन यह युद्ध तो केवल ओडिसियस के संघर्षों भरे जीवन की शुरुआत थी। अब इतने लंबे समय बाद ओडिसियस अपने घर इथाका वापस लौटना चाहता था, जहां वर्षों से उसकी पत्नी पेनेलोपे और उसका बेटा टेलेमाकुस उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ओडिसियस को जरा सी भी भनक नहीं थी कि यह यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ा संघर्ष बन जाएगी। अब ओडिसियस अपनी बची हुई सेना के साथ इथाका की तरफ चल पड़ता है। इस यात्रा के दौरान समुद्र में पहला बड़ा तूफान आता है। धीरे धीरे करके ओडिसियस के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। ओडिसियस इस दौरान कई सारे द्वीपों में भटकता रहता है। उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। उसे एहसास ही नहीं होता कि उसे यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं। वो अपना अतीत भी भूलता जा रहा है। अब हम दूसरी तरफ इथाका को देखते हैं, जहाँ के हालात पूरी तरीके से बदल चुके थे। वहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे जो कि बातें कर रहे थे कि ओडिसियस शायद युद्ध में ही मर गया और अगर युद्ध में बच गया तो भूख प्यासी उसकी जान ले लेगी। इसके बाद भी अगर वो बच जाता है तो समुद्र की शैतानी ताकतें और राक्षस उसे कभी भी इथाका पहुंचने नहीं देगी। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कि एकमात्र ओडिसियस की कहानियों को सुनाता है, हमेशा ओडिसियस की वीरता की एक ही कहानी। इसके बाद हम ओडिसियस के बेटे टेलेमाकुस को देखते हैं, साथ ही उसकी पत्नी वेनेलोपे जो पिछले 10 वर्षों से उसका इंतजार कर रही थी। वो भी सोचती है कि शायद ओडिसियस मारा जा चुका है क्योंकि पिछले 10 सालों में उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। वेनेलोपे सभा में उस व्यक्ति को रोकती है जो कि ओडिसियस की कहानी सुना रहा था, लेकिन टेलेमाकुस को अभी भी विश्वास होता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है और वो उसे जरूर ही ढूंढ लेगा। इस दौरान वेनेलोपे पूरे राज्य की जिम्मेदारी को अकेले ही संभाल रही थी। वहाँ पर कई सारे लालची लोग थे जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। उनका कहना था कि अब उन्हें अपना नया राजा चुन लेना चाहिए क्योंकि ओडिसियस तो किसी भी हालत में नहीं आने वाला, और लोग इसके लिए साजिश में भी जुट गए थे। लेकिन टेलेमाकुस अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा था, लेकिन लोग उसका भी मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि ऐसा व्यक्ति राजा कैसे बन सकता है जब वो अपने पिता को ही नहीं ढूंढ सकता। इन सब चीजों से परेशान होकर टेलेमाकुस अपने पिता के एक मित्र के पास जाता है। वो उनसे बोलता है कि वो भी अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता है और इसीलिए वो उसे तलवारबाजी सिखाए। ओडिसियस का दोस्त अब काफी ज्यादा बूढ़ा और अपनी आंखों की क्षमता को खो चुका था। इसके बावजूद भी वो अपनी आवाज, हथियार और अपने अनुभव से उसे तलवारबाजी सिखाने लगता है। साथ ही वो टेलेमाकुस को एक कुत्ता दिखाता है जो कि उम्र में काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। वो टेलेमाकुस को बताता है कि इस कुत्ते को दरअसल ओडिसियस ही यहाँ पर लेकर आया था और तभी से ये यहीं पर है और उसकी राह तक रहा है। साथ ही वो बोलता है कि सिर्फ तलवार सीख लेने से कोई अपने पिता की तरह महान योद्धा नहीं बन सकता। ये बात टेलेमाकुस को अंदर से छू जाती है और यहाँ से निकलकर वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है और उनसे अपने पिता ओडिसियस के बारे में पूछने लगता है और बोलता है कि अगर आप उनके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। अपने बेटे को बेचैनी में देख अब वेनेलोपे उसे वो बातें बताने लगती है जो ओडिसियस ने उससे बोला था। वो बोलती है कि आज से 10 वर्षों पूर्व जब ओडिसियस युद्ध में जा रहा था तो उसने उसे बताया था कि ट्रोय के साथ इस युद्ध में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो मर भी सकता है और हो सकता है कि वो वापस जिंदा भी लौट आए। ओडिसियस ने वेनेलोपे से एक वादा लिया था कि अगर वो नहीं लौटा तो वेनेलोपे ही इस पूरे राज्य को चलाएगी, क्योंकि बिना राजा के ये राज्य खत्म भी हो सकता है और इसके दुश्मन यही चाहते हैं।
अब प्रेजेंट में वेनेलोपे टेलेमाकुस के हाथ में ओडिसियस का पुराना धनुष देकर बोलती है कि इसकी डोर को चढ़ाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन ओडिसियस तो एक बारी में ही धनुष की डोरी को चढ़ा दिया करता था। इससे वेनेलोपे को समझ में आता है कि टेलेमाकुस अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद भी टेलेमाकुस अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वेनेलोपे को बोलता है कि वो एक दूसरे राज्य के राजा के पास जाएगा, जहाँ पर उसे अपने पिता के बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो जरूर मिलेगी। वेनेलोपे उसे वहां जाने से मना करती है, जिस पर टेलेमाकुस बोलता है कि मुझे लगता है कि आप राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मुझे रोक रही है। वो बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारे मन का वहम है। इसके बाद भी टेलेमाकुस नहीं रुकता और तुरंत ही मेनेलोस नाम के किंग से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ओडिसियस को एक अनजान और सुनसान टापू पर देखते हैं। तभी वहां पर उसके पास एक रहस्यमय महिला आती है। इसी दौरान उसे कई सारे विजन्स भी आ रहे थे। अब वो रहस्यमय महिला उसे उसके पास्ट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता। इसके बाद वो महिला उसे अपना पास्ट याद करने के लिए बोलती है। दिमाग पर काफी ज्यादा जोर डालने के बाद उसे याद आता है कि वो और उसके साथी पिछले 10 वर्षों से एक वॉर को लड़ रहे थे, जिसके अंत में उस राज्य का राजा ओडिसियस के आगे घुटने टेक देता है और युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन ओडिसियस की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अपने 3 जहाजों से साथियों के साथ इथाका की तरफ समुद्री रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में जब उसे और उसके साथियों को भूख सताती है तो वो एक टापू पर रोकते हैं। वहां पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी गुफा दिखाई देती है। ओडिसियस अपने भरोसेमंद साथियों की एक टुकड़ी के साथ उस गुफा के अंदर जाने लगता है। गुफा के अंदर उन्हें खाने की कई सारी चीजों के साथ साथ कुछ भेड़ें भी दिखाई देती है, मानो वो किसी चरवाहे की गुफा थी। भूख और थकान से बेहाल सैनिकों ने बिना कुछ सोचे समझे ही खाना शुरू कर दिया। तभी बाहर से एक खूंखार राक्षस की आवाज आती है। ये और कोई नहीं बल्कि पोलीफेमस, समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और गुफा के अंदर आकर एक बड़े से पत्थर से गुफा को बंद कर देता है और 2 सैनिकों को तुरंत पकड़ के ही खा जाता है। ओडिसियस उससे विनती करने लगता है कि वो उसे जाने दे, लेकिन वो राक्षस अगले दिन वापस से उठकर 2 और सैनिकों को खा जाता है और फिर से एक बच्चे की तरह सो जाता है। अब ओडिसियस को समझ में आ गया कि उसने जल्द ही कुछ नहीं करा तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है और पोलीफेमस को मदिरा पिला देता है। पोलीफेमस उससे बोलता है कि ये तुम कहाँ से लाए और तुम्हारा क्या नाम है। ओडिसियस थोड़ा देर सोचता है और बोलता है मैं नोबडी हूँ। अब ओडिसियस अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़े से भाले को आग में तपाते हैं और उस राक्षस की इकलौती आंख में घोंप देते हैं। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी राक्षस भी गुफा के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद पोलीफेमस अपने साथियों से बोलता है कि मुझे नोबडी मार रहा है, जिस पर उसके साथी बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई मार ही नहीं रहा तो हम अंदर आकर क्या करें। वो लोग वहां से चले जाते हैं। ओडिसियस उस राक्षस को जान से नहीं मारता क्योंकि गुफा के पत्थर को हटाएगा भी वही। सुबह जब पोलीफेमस के साथी दोबारा आते हैं तो ओडिसियस और उसके साथी भेड़ों का सहारा लेकर वहां से निकल जाते हैं। अपने जहाज पर पहुंचने के बाद ओडिसी चिल्लाते हुए बोलता है मैं हूँ ओडिसियस, इथाका का राजा। जिसे सुनकर पोलीफेमस बाहर आकर समुद्र के किनारे बोलता है हे परमपिता परमेश्वर पोसाइडन, अगर मैंने आपकी जिंदगी में कभी भी सेवा की हो तो उस इथाका के राजा ओडिसियस को किसी भी कीमत पर उसकी मंजिल पर ना पहुंचने दे, और अगर वो अपनी मंजिल पर पहुंचे भी तो अपने सभी साथियों को खोकर दुख कष्ट पीड़ा में सालों तक सफर करने के बाद अपने टूटे हुए जहाज से और टूटे आत्मा से वहां पर पहुंचे। इधर हम टेलेमाकुस को देखते हैं जो कि मेलेनोस के पास पहुंच जाता है। मेलेनोस से उसके पिता के बारे में पूछने पर वो एक कहानी सुनाता है कि असल में वो पानी में सरवाइव करने वाले लोग थे। सालों पहले वो एक युद्ध में शामिल हुए थे जहां पर समुद्र में एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा घोड़ा था। जब दूसरे राज्य के लोग उस घोड़े को अपने राज्य में ले गए तो उस लकड़ी के घोड़े के अंदर से सैनिक निकलकर उस राज्य पर हमला कर देते हैं और इन्हीं में से एक सैनिक मेलेनोस खुद भी था। अब हम फिर से ओडिसियस को देखते हैं जिसे वही रहस्यमय महिला वापस से अपने पास्ट को याद करने के लिए बोल रही थी। उसे याद आता है और वो बताता है कि जब वो और उसके साथी पोलीफेमस के तट से बाहर निकल गए थे तो उन्होंने एक और शांत टापू पर अपने जहाज रोके। वहां पर जाने के बाद उन्हें खूंखार नरभक्षी मिलते हैं जो कि हूबहू इंसानों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन साइज में उनसे भी कई गुना ज्यादा बड़े थे। वो ओडिसियस की सेना को देखते ही उन पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण ओडिसियस और उसके साथियों को अपनी जान बचाकर वहां से भी भागना पड़ता है और इस दौरान भी ओडिसियस के कुछ सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद ओडिसियस और उसके साथी जादूगरनी सल्सी के द्वीप पर पहुंचे। इस जगह पर भी खतरे हो सकते थे, इसलिए पहले ओडिसियस
ओडिसियस ने अपने साथियों को वहां पर जांच करने के लिए भेजा। आगे जाने पर उन्हें एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई दिया। उस घर के अंदर एक महिला उन्हें मिली। इसी दौरान रास्ते में चलते हुए उन्होंने कई सारे सुअर भी वहां पर देखे जो कि किसी भी तरीके की आवाज नहीं कर रहे थे। वो लोग उस घर में जादूगरनी सर्सी से मिलते हैं। वो उन्हें बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना खिलाने लगती है और खाना खिलाते वक्त ही वो कुछ मंत्रों को दोहराने लग जाती है। तभी वहां पर मौजूद सभी के सभी सैनिक सुअर बन जाते हैं। उनमें से एक सैनिक जिसने खाना नहीं खाया था वो तुरंत भागकर ओडिसियस के पास जाता है। ये सुनते ही ओडिसियस तुरंत ही उस घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे हरमीज देवता मिलते हैं जो कुछ जड़ी बूटी उसे देते हैं, जिसे लेने से सर्सी का कोई भी जादू उस पर काम नहीं करता। वो सर्सी के पास पहुंचता है और इस बार भी सर्सी खाना खिलाने के बहाने उसे भी सुअर बनाना चाहती थी। खाना खिलाते हुए वो उन्हीं मंत्रों को दोहराने लगती है। इसका ओडिसियस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी तलवार की नोक पर सर्सी को अपने साथियों को पहले जैसा बनाने के लिए बोलता है। अब सर्सी अपने जादू का उपयोग करके उन सुअर को पहले जैसे ही इंसानों में बदल देती है। इसके बाद अगले 1 साल तक ओडिसियस अपने साथियों के साथ इसी टापू पर रुकता है और एक दिन अचानक से ओडिसियस को याद आता है कि इथाका अभी भी उनसे काफी ज्यादा दूर है और अब इसीलिए वो लोग वहां से विदा लेने लग जाते हैं। ओडिसियस के सर्सी से पूछने पर सर्सी उन्हें बताती है कि वो यहाँ से कुछ जानवर लेकर आने वाले टापू पर लेके जाए और उनकी बलि दे, जिससे उनके पाप धुल जाएंगे और इथाका की तरफ जाने वाले रास्ते खुल जाएंगे। इसके बाद वो ऐसा ही करते। ओडिसियस वहाँ पर कई जानवरों को लेकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में ओडिसियस को एक और राज्य का राजा मिलता है जिसे ओडिसियस जानता था। वो उस किंग की हालत देखकर पूछता है कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत आखिर कैसे हुई। वो ओडिसियस को चेतावनी देते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें इथाका जाना है तो तुम्हें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का समाधान उसके पास होना चाहिए, नहीं तो उसका भी असर वही होगा जो इस राजा के साथ हुआ है। वो राजकुमार ओडिसियस को अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे जब वो अपने राज्य में गया तो उसकी खुद की पत्नी ने उसे मार डाला क्योंकि उसने एक युद्ध को जीतने के लिए अपने ही बेटे की बलि दे दी थी। और अब ओडिसियस को ये जो कहानी सुना रहा है वो उसी राजकुमार की आत्मा है। तभी वहाँ पर मौजूद एक और आदमी ओडिसियस को बोलता है कि उन्हें ईस्ट की तरफ जाना होगा, जहाँ पर एक और तट उन्हें मिलेगा और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा काला साया उन्हें मारने की कोशिश करेगा और अगर वो इस कठिनाई से बच गए तो उन्हें इथाका जाने का रास्ता मिल जाएगा। साथ ही वो बोलता है कि ओडिसियस इथाका पहुंचने तक अपने सारे साथियों को खो देगा। अब हम देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच ओडिसियस के सारे मरे हुए साथियों की आत्मा उनका पीछा करने लग जाती है। इसके बाद बहुत ही मुश्किल से ओडिसियस और बचे हुए साथी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। राज्य में पेनेलोपे के पास एक आदमी आकर उससे शादी करने और राज्य को संभालने के लिए बोलता है, जिस पर पेनेलोपे उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इधर टेलेमाकुस को भी मेनेलोस वापस अपने राज्य में जाकर अपनी माँ को संभालने के लिए बोलता है। इसके बाद वो तुरंत अपने राज्य में वापस से लौट जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस से ओडिसियस को देखते हैं, जिससे वही रहस्यमय महिला उसके पास्ट के बारे में वापस से पूछ रही थी। उसे फिर से कुछ याद आता है और वो बताता है कि वो अपने बचे हुए साथियों के साथ समुद्र के बीचों बीच में अटका हुआ था। उस समय वो अपने साथियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बोलता है कि आत्माओं ने हमें कहा था कि हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन साथियों मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हें इथाका तक ले जाऊंगा। तभी अचानक से समुद्र में एक और विशाल तूफान आता है और उस तूफान से बचने के लिए वो दूर दिख रहे एक तट पर रुकते हैं। सभी लोग उस तट पर खाना खाते हैं, लेकिन ओडिसियस नहीं। ओडिसियस के तो दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो किस तरीके से इथाका पर पहुंचेगा। अब रात में ओडिसियस अपने साथियों के साथ फिर से इथाका की तरफ निकलता है, लेकिन समुद्र में एक और तूफान आ जाता है और इसके बाद का ओडिसियस को कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद का हाल वो रहस्यमय महिला ओडिसियस को बताती है कि वो उसे समुद्र के किनारे मिला था बेहोश हालत में। इसके बाद उसने उसका इलाज किया और काफी दिनों तक अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद ओडिसियस होश में आया। अब वो रहस्यमय महिला ओडिसियस को एक लॉकेट देती है, जिसे देखते ही ओडिसियस को अपनी पुरानी जिंदगी सारी याद आ जाती है कि उसकी पत्नी और एक बेटा है जो कि इथाका में उसका बरसों से इंतजार कर रहा है। वो महिला ओडिसियस को बोलती है कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित भी कर सकते हो, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो कि तुम्हारा राज्य सुरक्षित हो। ओडिसियस ऐसा ही करता है। वो ईश्वर से प्रार्थना कर एक बोट में चढ़ जाता है और समुद्र का बहाव उसे ले जाने लगता है। तभी ओडिसियस बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को इथाका के समुद्र के किनारे पर पाता है। इसके बाद वो अपना वेश बदलकर एक भिखारी के रूप में अपने राज्य में एंटर होता है। इसके बाद ओडिसियस अपने बेटे टेलेमाकुस से मिलता है।
वो टेलेमाकुस को बताता है कि वो ओडिसियस का ही दोस्त है और ओडियस अब बहुत ही जल्द आने वाला है। साथ ही वो टेलेमाकुस को बोलता है कि वो राज्य में पता करे कि कौन कौन से लोग हैं जो ओडिसियस को चाहते नहीं है, और साथ ही वो अपनी माँ के पास जाए और उसे बोले कि वो राज्य में सभी लोगों में घोषणा कर दे कि कोई भी लोग उससे शादी करना चाहता है तो वो सभा में शामिल हो। लेकिन तभी टेलेमाकुस देखता है कि ओडिसियस का पुराना बूढ़ा कुत्ता उस भिखारी को चाटने लगता है। इस पर टेलेमाकुस को उस पर शक हो जाता है कि वही ओडिसियस है। खैर टेलेमाकुस अपनी माँ के पास जाता है और उसे ये सब कुछ बता देता है और बोलता है कि वो उन सभी लोगों को ये भी बोले कि वो आपस में ही लड़कर ये फैसला करे कि कौन उस रानी से शादी करेगा और राज्य का राजा बनेगा। दरअसल टेलेमाकुस चाहता था कि ये सभी लोग आपस में ही लड़ मर कर खत्म हो जाए और राज्य स्वतंत्र हो जाए। इसके बाद ओडिसियस भी उसी सभा में शामिल हो जाता है उसी भिखारी के रूप में, लेकिन कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं जिन्हें चुप रहने के लिए ओडिसियस बोलता है। वो अपनी पत्नी से मिलता है और उसे बताता है कि वो हर समय उसे ही याद करता रहता था और सोचता था कि कैसे वो इथाका तक पहुंचेगा। अब हमें वो मुख्य कारण पता चलता है जिसके कारण ओडिसियस को इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी और आखिरकार इतने समय बाद वो इथाका पहुंचा। तो देखो, जब लकड़ी का घोड़ा ट्रोय के राज्य में पहुंचा तो उसी में ओडिसियस भी था। वो अपने साथियों के साथ रात में बाहर निकलकर वहां के राज्य के सभी लोगों को मार देता है। साथ ही वहां पर एथेना नाम की एक बहुत बड़ी देवी की मूर्ति थी, उसी के सामने वो एक छोटी बच्ची को भी खत्म कर देता है और इसी वजह से एथेना देवी ने उसे श्राप दे दिया था और हर समय उसके पीछे ही रहती थी। लेकिन अब इतनी यातनाएं झेलने के बाद ओडिसियस ने अपना पश्चाताप पूरा कर लिया है और अब वेनेलोपे पूरी सभा में अनाउंस करती है कि कोई भी व्यक्ति जो ओडिसियस के इस धनुष को उठाकर इसकी डोरी बांधकर निशाना साध देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। इसके बाद एक लोग उसे उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी उसे हाला तक नहीं पाता। तभी उनके बीच से एक भिखारी फटे हुए कपड़ों में उस धनुष के पास आता है और उसे एक बारी में ही उठा लेता है। इसके बाद धनुष की डोरी चलाने के बाद वो एक ही बार में उससे निशाना भी साध देता है। इसके बाद ओडिसियस सबके सामने आता है अपने हसीली रूप में और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे जो ओडिसियस का बहिष्कार करते थे उन सभी को वो मार देता है। इस लड़ाई में ओडिसियस काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसकी पीठ के ऊपर बहुत सारे तीर लगे हुए थे। वो जाकर अपनी पत्नी की गोद में लेट जाता है। ओडिसियस की ये हालत देखकर वेनेलोपे रोने लगती है, लेकिन कई महीनों तक उसका इलाज के बाद वो सही भी हो जाता है। और अब हम कहानी देखते हैं 8 महीने बाद की, जहाँ पर ओडिसियस अपनी पत्नी वेनेलोपे के साथ अपने मरे हुए साथियों को सम्मान देने के लिए उस टापू पर जाने वाले थे। वहां पर जाने से पहले वो टेलेमाकुस को इथाका का राजा घोषित कर देते हैं और इसी के साथ ये महाकाव्य यहीं पर खत्म होती है।